अस्सलाम वालेकुम। महा हो गया ऑनलाइन? हाँ हाँ हो गया, मैं लाइव हूँ। हाँ ओके ओके, आप करो। जी साइशा, आपका मोस्टली प्रॉब्लम होता है, सुबह में भी यही इशू था। हेलो 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 hello and assalamu alaikum to students. I hope you will be fine, safe, your families will be safe. Actually we were trying since 5 p.m. but I don't know, there was some connection problem or whatever the reason behind it, that it was not uh, getting online. A few participants are present, I think only 8. So where are the rest of the students? Have they gone, or are you there? Please assure me that you are able to hear and listen me so that we may proceed towards the lecture, because already we are late. So without any delay, we are going towards the lecture basically. Hello? साइशा, माइक ऑन ऑफ कर लें, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए टाइम का इशू अभी भी 40 मिनट हो गया, सुबह भी यही इशू था। और मुझे अभी मैं नमाज पढ़ रही थी, वहां ने कॉल किया और तुरंत से एंटर करने के लिए दिया। तो सच्चा आपका नेट इशू हुआ हो है? क्या? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, वहाँ भी वहाँ पे ओपन कर रही थी ना, वो नहीं हो रहा था, वो भी वहाँ पे कर रही थी। हाँ नहीं, अब तो मेरा हो गया अगर मैं तो टाइम से थी, बस पता नहीं क्या एंड पहले बैठ गया करती ना जी बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं, सुबह ना मैंने आज मेरी मिस्टेक होगी, मैंने वो ग्रीन बटन ही नहीं ऑन किया स्लाइड का। मैं तो बोली जा रही थी अपनी तरफ से लेक्चर दे। हाँ नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ। ओके ओके जी। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, are you there? Are you able to hear me? Are you able to listen me? Are you able to listen me? Because sometimes there are some connection problems due to which we are not able to connect at the right time. जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? वालेकुम अस्सलाम अदीला, मेरी आवाज आ रही है सबको? हम जो है ना इसको स्टार्ट करें, बिकॉज ऑलरेडी वी आर लेट। ओके जी, तो अब हम जी लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। बिफोर ईद वी वर डूइंग बेसिकली लिपिड्स। आई होप कि कुछ वेकेशंस में शायद तुम लोगों ने ओपन किया हो बुक्स वगैरह कि नहीं की, बिकॉज अगर तुम लोग इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आगे फर्दर हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो लिपिड्स हमने लास्ट टाइम किए थे, जिसमें वी हैव डन विद द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स, व्हाट आर फैटी एसिड्स, what are mono unsaturated fatty acids, what are poly unsaturated fatty acids. We have done with all the things. And then the properties of the fatty acids, the chemical and physical properties of fatty acids. I think we have covered these things, and we were on the functions of, I think, lipids. Now, today we will start with the classification of lipids. फंक्शंस भी हमने लिपिड्स के कर लिए थे कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोलेस्ट्रॉल भी बना रहा है, विटामिन D3 भी बना रहा है, लिपिड बॉडी को इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी कर रहा है लिपिड्स। सो दीज वर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन, एंड नाउ वी विल डू द classification of lipids basically. Lipids are classified as simple lipids, compound lipids, and derived lipids. So basically there are three types of the classification of lipids: simple lipids, compound lipids, and derived lipids. अब जो सिंपल लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड्स का मतलब ये है कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद these are the ester of the fatty acids, and they include the basically fats and waxes. ठीक है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड का मतलब ये है कि जो हमारे पास सिंपल लिपिड्स है ना, इनमें साथ में कोई और दूसरा ग्रुप नहीं प्रेजेंट, ठीक है।
फैटी एसिड के साथ जो है ना वो ग्लिसरॉल मिलता है और लिपिड्स बना देते हैं, ठीक है। फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल या अल्कोहल कोई मिलता है, ठीक है। फैटी एसिड और जब अल्कोहल मिलेगा तो ऐसे लिपिड को हम कह रहे हैं दे आर द सिंपल लिपिड्स। फैटी एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन एंड दे फॉर्म द सिंपल लिपिड्स। फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल कंबाइन एंड दे फॉर्म द सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स में एक तो आ जाता है फैट्स, ठीक है, और एक आ जाता है वैक्सेस। वैक्स वही वाली वैक्स है कि जो, ठीक है, हेयर रिमूवल के भी यूज करते हैं, दैट इज टाइप एयर वैक्स है, ठीक है। ये वाली जो वैक्सेस है ना बेसिकली दे आर आल्सो द टाइप ऑफ द फैट्स। अब सिंपल लिपिड्स में कौन सी चीजें हैं? सिंपल लिपिड्स में जो बॉडी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल लिपिड्स है ना हमारी बॉडी में, विच आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन आवर बॉडी, दे आर बेसिकली न्यूट्रल फैट्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। टैग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसकी एब्रिविएशन है टैग, TAG, इसको याद रखना है, ठीक है। ये समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन टैग, नहीं लिखा होता, उन्होंने पूरा टर्मिनोलॉजी नहीं लिखी होती ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। दिस सिंपली राइट द टैग्स। तो जी न्यूट्रल फैट्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स आर बेसिकली द सिंपल लिपिड्स। टैग्स आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके बना रहे हैं जी टैग्स, ठीक है। अब ये याद रखना है हमने कि जो हमारे फैट्स है ना उसमें जो अल्कोहल है ना वो है ग्लिसरॉल, क्योंकि हर जो लिपिड है ना उसमें अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होगा, ठीक है। जो टैग्स हैं, जो हमारी बॉडी के अबंडेंट फैट्स हैं, उनमें जो अल्कोहल है दैट इज ग्लिसरॉल। टैग्स, फैटी एसिड्स and esters, they form the tags, and the numbers of the OH group of the glycerol, basically अगर तुम लोगों को, क्योंकि अब इसमें हम ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, नो एक सेकंड, जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है बेसिकली, क्योंकि तुम लोगों को वो नहीं पता है, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वो टाइप कर दूं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। जो बेसिकली ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है उसमें है 3 कार्बन्स, ठीक है। ग्लिसरॉल का जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लिसरीन तुम लोगों ने सुना होगा, जैसे फेस पे भी यूज करते हैं, उसी की फॉर्म है ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरीन जो हम लोग घर में यूज भी करते हैं उसी की फॉर्म है ग्लिसरॉल, और ये एक अल्कोहल है। इसके स्ट्रक्चर में होते हैं 3 कार्बन। अब ये बताने का मकसद ये है 3 कार्बन का, क्योंकि तीनों कार्बन के साथ फैटी एसिड अटैच करता है, इस वजह से इसका नाम है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई का मतलब है 3, ग्लिसरॉल के जो 3 कार्बन हैं तीनों के साथ फैटी एसिड अटैच हैं, ठीक है जी। और तुम लोगों को अगर लास्ट लेक्चर याद है मेरा, तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था माइटी का मतलब होता है कि कंपोनेंट, ठीक है। माइटी मींस कंपोनेंट बेसिकली। अच्छा जी, अब एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो जो 3 कार्बन के साथ जो आपके ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ जो फैटी एसिड अटैच हैं वो तीनों होंगे सैचुरेटेड, क्योंकि हम लोग फैट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऑयल्स की बात करेंगे ना, तो जो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच होंगे वो होंगे अनसैचुरेटेड। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। बहरहाल अभी हमने ये याद रखना है कि बॉडी के जो सिंपल लिपिड्स है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट इसका कौन सा है? ग्लिसरॉल है, ठीक है जी। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके बना रहे हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। मोनो एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल्स आर इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन एंड एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। अब ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है ना, तो इसी तरह से मोनो एसाइल ग्लिसरॉल भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और डाई भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बड़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। जो टैग्स है ना ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, दीज आर द मेजर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड्स। देखो ये मेजर होते हैं जो टैग्स हैं, ये लिपिड्स की स्टोरेज भी करते हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन भी करवाते हैं, ठीक है। अगर ना नजर आए तो तुम लोग जूम कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, ठीक है। अगर किसी के ये विजिबल नहीं है तो यू कैन सिंपली जूम इनलार्ज कर सकते हो, तो टेक्स्ट तुम लोग को नजर आ जाएगा। टैग्स विद डिफरेंट फैटी एसिड कंपोजिशंस आर नॉन एज मिक्स्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। क्योंकि अब मिक्स्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का मतलब ये है कि एक जरूरी नहीं है कि ग्लिसरॉल के साथ जो 3 फैटी एसिड अटैच हुए हैं वो तीनों सेम हो, ठीक है ना। एक स्टीरिक एसिड हो सकता है, एक पामिटिक एसिड हो सकता है। ये फैटी एसिड के नाम है, किताब में लिखे हुए, लास्ट टाइम हमने शायद किए भी थे,
ठीक है, तो डिफरेंट फैटी एसिड्स भी फैट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रल फैट्स, ट्राइसैलग्लिसरोल्स में आइदर बी लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अब जो टैग्स है ना, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ट्राइसैलग्लिसरोल्स व्हिच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज ऑयल्स। ऐसे टैग्स जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे उनको हम ऑयल्स कहते हैं, और ऐसे टैग्स जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे उनको हम फैट्स कहते हैं। प्योर फैट्स एंड ऑयल्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। जो हमारे प्योर है ना वो फैट्स, वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होते हैं। आप देखो, अगर हम बाजार से तुम लोग जो फैट्स वगैरह लेके आते हो, घी वगैरह हम जो लेके आते हैं, उनका एक येलो सा कलर होता है, उसकी खुशबू भी होती है। तो वो बेसिकली किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि उन्होंने जो है ना इसको जब वो प्रोसेसिंग करते हैं इसकी, तो प्रोसेसिंग के टाइम में जो है ना उन्होंने उस प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, ठीक है, कि उसमें एक स्मेल वगैरह होती है, ठीक है, और उसका कलर वगैरह होता है। तो इस वजह से जो बेसिकली जो है ना वो उनका एक कलर होता है और एक स्मेल वगैरह होती है। जी जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी कि जी appearance of impurities dissolved in them। इसमें इम्प्योरिटीज जो हम बाजार से लाते हैं ना, उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह भी होती है, तो इस वजह से उसमें जो है जी इम्प्योरिटीज की वजह से जो है उसका कलर वगैरह एक होता है। The yellow color of the butter is due to the presence of the pigment carotene, and the taste of the butter is due to the presence of two compounds, that is diacetyl 3-hydroxy 2-butanone, which are produced by the bacteria। अब जो क्योंकि देखो प्रोसेसिंग वगैरह जो होती है बैक्टीरिया का कल्चर, जैसे हम दही बनाने के लिए लगाते हैं ना, इसी तरह बटर बनाने के लिए भी बाजार वाले जो हैं मक्खन बनाने के लिए भी उसमें बैक्टीरिया का कल्चर वगैरह लगाते हैं। और जो उसका येलो कलर होता है जो मार्जरीन वगैरह मार्केट से मिलता है, बटर मार्जरीन वगैरह, वो दो कंपाउंड्स की वजह से होते हैं। उन दो का नाम ये लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स की क्या है? तो सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस। फैट्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय हीटिंग इन वाटर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर फैट्स को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो जाहिर है इसकी हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगी। फैट अब दो चीजों से मिलकर बनी है, जब इसको आप तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो वही दो चीजें आपको दोबारा मिल जाएंगी। कौन सी वो दो चीजें हैं जिनसे बने हैं फैट्स या ट्राइसाइल ग्लिसरॉल? एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी फैट्स की, तो वी विल गेट अगेन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। इन ह्यूमन बॉडी लाइपेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स पे जो एंजाइम एक्ट करता है, जो इसको ब्रेक करता है, उसका नाम है लाइपेज। क्योंकि लिपिड्स का चैप्टर हम पा रहे हैं ना, तो लिपिड्स पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम कह रहे हैं लाइपेज, ठीक है जी। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? स्पॉनिफिकेशन। बॉइलिंग ऑफ ट्राइसैलग्लिसरॉल विद अल्कलीज, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म द सोप्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉनिफिकेशन, ठीक है। याद है किसी को, अगर किसी ने मैट्रिक में केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो उसमें ये एक प्रैक्टिकल भी होता था जिसमें हम फैट्स का जब रिएक्शन करवाते थे किसी भी बेस के साथ, अल्कली कहते हैं बेस को, ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम फैटी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो सोप बनता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। इसके बाद है जी हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, उन्होंने कहा अगले पेज पे भी हम पढ़ते हैं हेलोजिनेशन भी। अब इंपॉर्टेंट ये है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या मतलब है? द टर्म रेंसिड इज अप्लाइड टू एनी फैट और ऑयल दैट डेवलप्स द अनप्लेजेंट ऑडर एंड टेस्ट, ठीक है। तो रेंसिड का मतलब ये है कि जब हम कभी भी किसी फैट या ऑयल जो है, जो कि फैट एंड ऑयल जो है, इसमें अगर कोई भी अनप्लेजेंट ऑडर या टेस्ट आता है तो इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। यानी कि जब आपके घी मक्खन वगैरह खराब हो जाते हैं तो इस टर्मिनोलॉजी को समझ लो हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। ये दो वजह से होती है। घी मक्खन का या तो ऑर्डर टेस्ट को कहते हैं, ठीक है, इसमें अगर ऑर्डर और यहाँ टेस्ट गलत जो है खराब किस्म का डेवलप हो रहा है तो इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। स्मेल, सॉरी, ऑर्डर कहते हैं स्मेल को, ठीक है।
Rancidity is of two types, hydrolysis and oxidative. Neutral fats, particularly from animal sources, are contaminated with the enzyme lipases. The action of lipases and also atmospheric moisture brings about the partial hydrolysis of the fats with some degree of oxidation. इसका मतलब ये है कि अगर आप घी मक्खन को खुला छोड़ दो और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन हो जाए ऑक्सीजन के साथ, तो फैट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। यानी कि ये अगर खुला छोड़ दें, आप इसको फ्रिज के बगैर रख दें तो ये खराब हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस से ये चेंज हो जाते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं ये शॉर्टर फैटी एसिड्स में FA लिखा हुआ है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं और एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बैड ऑर्डर और बैड टेस्ट आ जाता है। अब लेकिन देखो बाजार से हम जो घी मक्खन वगैरह तुम लोग ऑयल वगैरह लाते हो उसको किचन में हम सब रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो खराब नहीं होते। वाई बाजार से हम जो लाते हैं, ठीक है, घर में तो जो मक्खन वगैरह बनाते हैं दैट इज ट्रू कि हम उसको फ्रिज में ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़े दिन रहेगा, शेल्फ लाइफ उसकी बड़ी कम होती है, बाद में हम उसको फ्रिज में ही रखते हैं हमेशा यूज करने के बाद। लेकिन जो मार्केट से हम ऑयल्स वगैरह लाते हैं वो खराब नहीं होते, बेसिकली उसमें उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट डाले होते हैं जो उसको प्रिजर्व करते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। तो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स लाइक विटामिन ई। कभी ऑयल वगैरह की ऐड आती है ना तो वो बताते हैं ना विटामिन ए और ई की खूबियों के साथ, तो बेसिकली ई का मकसद ये होता है, ई इज अ एंटीऑक्सीडेंट, इसका मकसद ये होता है कि ऑयल्स को हम खराब होने से बेसिकली बचाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन फैट्स एंड ऑयल्स। आप ये कैसे बचाते हैं कि ये जब खुला हम रखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को या ऑक्सीजन के साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे पहले खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फैट्स एंड ऑयल्स को बचा लेते हैं। अब दूसरी तरह के जो हमारे बेसिकली सिंपल लिपिड्स हैं, दो तरह के सिंपल लिपिड्स हैं ना, एक टैग और दूसरी तरह के हैं वैक्सेस। वैक्सेस आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। अब देखो फैट और वैक्सेस में यही फर्क है कि फैट में जो अल्कोहल है ना वो है ग्लिसरॉल, ठीक है, और वैक्सेस में जो अल्कोहल है ना वो है कौन सा, अदर देन ग्लिसरॉल, ठीक है जी। तो वैक्सेस में जो अल्कोहल है दैट इज बेसिकली अदर देन ग्लिसरॉल, ये फर्क है फैट्स में और वैक्सेस में। अच्छा, इसके अलावा एक और फर्क भी है, ठीक है, एक और फर्क जो है ना वो ये है बेसिकली इनमें जो है फर्क के जो फैट्स जो वैक्सेस है ना दे आर बेसिकली मोर हार्डर देन द बेसिकली फैट्स। जो वैक्सेस हैं वो ज्यादा हार्ड हैं एज कम्पेयर टू फैट्स, ठीक है, और इसके अलावा वैक्सेस का जो साइज होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है, और ये एनिमल जो है वैक्सेस जो हैं ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होती है। देखो प्लांट्स में पढ़ा होगा कभी कि प्लांट्स में वाटर लॉस को बचाने के लिए, पानी के लॉस को बचाने के लिए उसके पत्तों पे वैक्स की लेयर होती है नेचुरली कुछ प्लांट्स में ना, और एनिमल्स के भी जो पर होते हैं, जो फेदर्स वगैरह होते हैं, उन पे भी वैक्स की एक लेयर होती है। अनलाइक द ट्राइसाइलग्लिसरॉल वैक्सीज आर नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, फैट एंड ऑयल की तरह बहुत जल्दी इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ठीक है, और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कोई नहीं है, वैक्स खाने से तुम लोगों को कोई फायदा नहीं होना। Naturally occurring common waxes are bee wax, lanolin, and spermaceti. तो बेसिकली ये these are the names of the three waxes. अब फंक्शन क्या है वैक्सेस का? अच्छा सुना होगा तुम लोगों ने, कैंडल्स बनती हैं वैक्स से, पॉलिश जो शू पॉलिश बनती है ये वैक्स से बनती है, क्रीम्स में यूज होते हैं, ऑइंटमेंट्स में यूज होती हैं, ठीक है, तो देयर आर द नंबर ऑफ फंक्शंस। देखते हैं जी कौन से इसके फंक्शंस हैं जी। अब द वैक्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन एंड हेयर कीप्स द सरफेसेस water repellent. That is the term, basically surfaces favorable and water repellent. इसके अलावा जी they also protect the delicate जो airwax है, it also protect the delicate lining of the एयर, बेसिकली एयर मेम्ब्रेन जो है उसको बचाती है एयर वैक्स, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल से। बी वैक्स जो है जी वो हनीकॉम में होती है। लैनोलिन ड्राइड फ्रॉम द वूल इज यूज्ड एज फॉर ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स में भी वैक्स यूज हो रही है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी, कैंडल्स की तैयारी में भी, जो जी मैन्युफैक्चरिंग में भी वैक्सेस आर बेसिकली यूज, शू पॉलिश में भी यूज हो रही है। तो देयर आर द सर्टेन बेसिकली फंक्शंस ऑफ द वैक्सेस बेसिकली, ठीक है। प्लांट्स में तो ये हमें बेसिकली वाटर लॉस से बेसिकली बचा रहा है, ठीक है, वैक्सेस, ताकि जो है ना पानी जो है ना वहीं पे रहे और लॉस ना हो, बेसिकली फेबल का मतलब भी यही है।
अच्छा जी, इसके बाद है जी कंपाउंड लिपिड्स। रिपेलेंट का मतलब ये ना कि रिपेल करता है भाई। एक चीज होती है अट्रैक्ट और एक चीज होती है रिपेल, ठीक है। रिपेल का मतलब होता है कि दूर करता है उसको, रिपेलेंट के पानी जो है इसको मानी कि रिपेल करेगा, एब्जॉर्ब करने से बचाएगा, ताकि पानी जो है ना वो प्लांट्स के अंदर ही रहे और निकले ना वहां से, लॉस ना हो। कंपाउंड लिपिड्स, दीज लिपिड्स कंटेन अदर सब्सटेंसेस इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जी फैट्स में दो चीजें होती हैं, एक फैटी एसिड और दूसरी कौन सी, ग्लिसरॉल या अल्कोहल, ठीक है ना। अब कंपाउंड लिपिड्स में इन दो चीजों के साथ ना एक तीसरी चीज भी होगी। दिस लिपिड्स कंटेन अदर सब्सटेंसेस in addition to fatty acid and alcohol. They include the phospholipids, glycolipids, sulfolipids, lipoproteins, lipopolysaccharides. और जो phospholipids हैं, they are the phosphate containing lipids. They are present in all biological membranes and as well as in the serum lipoproteins, bile, pulmonary surfactant and egg yolk. अब जो phospholipids है ना, they are the phosphate containing lipids, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो है जी लिपोप्रोटीन्स में भी प्रेजेंट हैं, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट हैं, ये एग योक में भी प्रेजेंट होते हैं। अब फॉस्फोलिपिड का एक मतलब तो समझ आ गया कि इसमें फॉस्फेट है, ठीक है। काम इनका बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारे हैं जी जी फॉस्फोलिपिड्स दे कंटेन द बेसिकली फॉस्फेट। मेन चीज ही ये है फॉस्फोलिपिड्स की कि इनमें फॉस्फेट प्रेजेंट है। एंड देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इन आवर बॉडी। बॉडी में इसके जो है ना वो ढेर सारे फंक्शंस हैं बेसिकली। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि मेटाबॉलिक बेसिकली हमारी रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो बॉडी में आयंस की ट्रांसपोर्ट होती है क्रॉस मेम्ब्रेन्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फॉस्फोलिपिड्स की दो फर्दर टाइप्स हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड the second type is the sphingophospholipid. Glycerophospholipids आप जाओ and sphingophospholipid. GPL जो glycerophospholipids हैं, they are also called as phosphoglycerides and glycerophosphatides. These subtypes of phospholipids, that is glycerophospholipids, they contain the fatty acid glycerol, H3PO4 का मतलब क्या है, phosphoric acid, and in many cases are nitrogenous bases as well. अब स्ट्रक्चर्स तुम लोग की बुक में नहीं है, उससे जरा ज्यादा समझ आ जाती है बेसिकली ना। बट द थिंग इज कि जो फॉस्फोलिपिड्स की दो सब टाइप्स हमने पढ़ी, ठीक है। एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और एक है जी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है ना, इसमें आप देखो एक तो फैटी एसिड और एक ग्लिसरोल, ये तो डन हो गया कि दो चीजें हैं इसमें। क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड की टाइप है, इसमें तीसरी चीज भी है जो कि है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और फिर एक और चीज भी है, चौथी चीज, वो है नाइट्रोजनस बेस। यानी कि ये जो लिपिड्स हैं ये चार चीजों से मिलकर बने हैं, जो तुम लोगों ने अब याद रखना है, ठीक है। एक है जी फैटी एसिड, ग्लिसरोल, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसके अलावा दे आर द गुड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। दे हेल्प इन द सिग्नल ट्रांसमिशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स एंड दे आर द कंपोनेंट ऑफ द लंग सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। लंग सर्फेक्टेंट्स हैं, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ, अब ये इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। पहले तो हमने टाइप्स पढ़ी हैं लिपिड्स की, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर कंपाउंड लिपिड्स की दो टाइप्स हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। फिर फर्दर आगे से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की टाइप हैं फॉस्फैटिक एसिड, लेसिथिन, सफेलिन्स एंड प्लाज्मेलोजेंस, ठीक है। तो जीपीएल यानी कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की फर्दर कितनी टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं।
अब सबसे पहले टाइप कौन सी है, फॉस्फेटिडिक एसिड। इन दिस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिक एसिड वन ऑफ द फैटी एसिड्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज रिप्लेस्ड बाय द फॉस्फोरिक एसिड। इट इज द सिंपलेस्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ठीक है, एंड इट इज the parent compound of all the glycerophospholipids present in cells and in small amounts, ये small amounts में, ठीक है जी, present है। अब इसमें फर्क क्या है, जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ना, इसमें जो है ना एक फैटी एसिड नहीं होगा, ठीक है, इसमें फैटी एसिड की जगह पे होगा फॉस्फेरिक एसिड। ये है बेसिकली इनके स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर इधर नहीं है, तो जब इंशाल्लाह हमारी क्लासेस होंगी तो मैं आई विल बी एबल टू मेक इट अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग इट ऑन द बोर्ड, ठीक है, तो उस तरह तुम लोगों को जरा ज्यादा समझ आ जाएगी। अभी थ्योरी जितनी है उतनी तुम लोग कम से कम जो है ना उतनी करो लाजमी। ये याद रख लो कि जी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की ये सब टाइप्स हैं, ठीक है। फॉस्फेटिडिक एसिड है, ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड में जो एक फैटी एसिड है उसकी जगह पे फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, और ये सेल्स में थोड़ी अमाउंट में होता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है लेसिथिन। These glycerophospholipids are derivatives of alpha phosphatidic acid in which choline is joined with phosphoric acid। जो हमने ऊपर बात की थी ना कि चार चीजें प्रेजेंट हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरोल, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है ना उसका नाम है कोलिन, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है उसका नाम है choline. Choline is a strong base like the sodium hydroxide. There are many types of the lecithins depending upon the type of the fatty acid. ये सीरम में और बाइल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं और लंग सर्फेक्टेंट का हिस्सा है। अच्छा, जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं ना उसके फंक्शन में ये तो लाजमी है कि दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिकली लंग सर्फेक्टेंट्स, दे आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लंग सर्फेक्टेंट। इनको तुम लोगों ने एज इट इज जैसे लिखा हुआ है एज इट इज तुमने पढ़ना है। एंड मेक श्योर कि हमारे तुम लोगों को टाइम टेबल मिल गया होगा कि हमारे जो टेस्ट सेशन है दैट हैज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट। आई होप कि तुम लोगों को टाइम टेबल शेयर हो गया होगा टेस्ट का। तो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट कमिंग मंडे से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पिछला जो तुम लोगों ने चैप्टर किया ना प्रोटीन्स, उसका हम इंशाल्लाह जो है ना टेस्ट रखेंगे किस दिन, अब जो वेडनेसडे आएगा, एक तो आज वेडनेसडे है ना, जो नेक्स्ट वेडनेसडे है उस दिन तुम लोग की क्लास के टाइम में नहीं बल्कि क्लास के बाद तुम लोगों का बेसिकली टेस्ट होगा जो कि शालामार के ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पे होगा। पहले कोई टेस्ट तुम लोगों ने वहां पे दिए हैं कि नहीं? अगर दिए होंगे तो तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर टेस्ट दिए हैं तो आइडिया हो जाएगा कि वहां पे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और टेस्ट के लिए जो है ना शॉर्ट टाइम होता है, यानी कि जितना एग्जामिनर ने सेट किया ना उसी टाइम में तुम लोग कर सकते हो। जैसे मैंने टाइम रखा है कि 7 से 7:15 15 मिनट का टेस्ट है बस, तो 15 मिनट के बाद ना तुम लोग को टेस्ट ने नजर आना है ना तुम लोगों ने कर सकना है। तो उससे पहले ही तुम लोग अगर ऑनलाइन हो जाओ 7 बजे पूरे स्टार्ट होगा और 7:15 पे बंद हो जाएगा। तो ये टेस्ट का तरीका होगा। और अभी मैं सिंपल सा तुम लोग को टेस्ट दूंगी जो MCQs हैं, अभी SCQs वगैरह और ये भी नहीं है, ठीक है। तो कमिंग मंडे से हमारे टेस्ट भी तैयार जो है ना वो समझो स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। वेडनेसडे को हमारा पहला टेस्ट है, तो वो उसके लिए प्रोटीन्स का टेस्ट है, मैं अनाउंस भी कर दिया और ऑनलाइन पोर्टल पे भी मैं ये अनाउंसमेंट डाल दूंगी इंशाल्लाह आज या कल, ठीक है जी, ताकि तुम लोगों की तैयारी जो है ना थोड़ी सी स्टार्ट हो और प्रोटीन का अच्छा सा तुम लोगों ने टेस्ट जो है ना वो प्रिपेयर करना है, क्योंकि टेस्ट होंगे तो फिर ही जो है ना तुम लोग कुछ करोगे, वैसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर दे चुके हो तो बस ठीक है, तुम लोगों को तरीका वगैरह सारा पता है। फिर अब जी तीसरी तरह के जी जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, दे आर द सफेलिन्स। दीज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल to lecithins except that the basic choline is replaced by enthelamine, serine और inositol। अब इसमें क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है, देखो जो पहला था फॉस्फेटिक एसिड वो तो बिल्कुल सिंपल है कि उसमें फैटी एसिड की जगह आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड। जो लेसिथिन था उसमें एक चौथी चीज भी ऐड हो गई है, नाइट्रोजनस बेस कोलिन। स्ट्रक्चर का इनमें फर्क है। जो सफेलिन्स है उसमें अब जो नाइट्रोजनस बेस है ना, कोलिन थी ना लेसिथिन में, सफेलिन में जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो हो जाएगी एंथैलोमीन और सीरीन या इनोसिटोल, इन तीनों में से कोई भी होगी। ये फर्क है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो लेसिथिन में कौन सी है, कोलिन, और सफेलिन में जो नाइट्रोजनस बेस है वो है एंथैलोमीन, सीरीन और इनोसिटोल। Cephalins are so named because they are present in high concentration in the brain tissues. They also take part in blood clotting. ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट है और ब्लड क्लॉटिंग में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद है जी प्लाज्मेलोजिन्स।
In most of these glycerophospholipids, plasmalogens, the bases एंथैलोमीन, दो choline and serine are also present. इसमें जो बेसिक बेस होती है ना वो प्लाज्मालोजिन में वो होती है एंथैलोमीन, लेकिन साथ में वो यानी कि इसमें तीनों बेसिस प्रेजेंट होती हैं. दे आर चीफली फाउंड इन स्केलेटल मसल में प्रेजेंट हैं, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट हैं, ब्रेन में प्रेजेंट हैं, लिवर में. काम इनका ये है कि दे आर कॉल्ड एज द प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर. देखो जब भी कोई वुंड या इंजरी होती है, प्लेटलेट साइट ऑफ इंजरी पे जाके इकट्ठे होते हैं ना, तो बेसिकली प्लाज्मेलोजिन उसमें हेल्प करता है. ठीक है, इसको प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, वुंड और इंजरी में जब प्लेटलेट्स जाके ब्लीडिंग को रोकते हैं, क्लॉट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली प्लाज्मेलोजिन भी हेल्प आउट करता है कि दे आर कॉल्ड एज द प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर. इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा भी ये कॉज कर रहे हैं. इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को भी कॉज कर रहे हैं. इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जो एनाफिलैक्टिक शॉक होता है किसी भी मेडिसिन, किसी भी ब्लड लगने के बाद जो होते हैं, उसको भी मेडिएट करते हैं ये जो प्लाज्मेलोजिन्स हैं. इसके अलावा जी इम्यून सिस्टम में तुम लोगों की जो है जी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं उनसे ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स भी जनरेट करवाते हैं. ठीक है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स आर द स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज होती हैं जो हमारी बॉडी में तोड़ फोड़ से बचाती हैं. जब भी कोई फॉरेन एंटीजन वगैरह बॉडी पे हमला करता है तो ये रेडिकल्स जो हैं उसको कैप्चर करने में हेल्प करती हैं, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम के भी मेडिएटर्स हैं प्लाज्मेलोजिन्स. तो जितने फंक्शंस लिखे हुए हैं बस उतने ही तुम लोगों ने इनके एज इट इज याद करने हैं, क्योंकि बेसिकली जो है जी वो याद कर सको. अच्छा, किसने सवाल किया है कि जी टेस्ट, देखो क्लास के टाइम में टेस्ट नहीं रख सकते. ये जो स्केड्यूल है ना वो तुम लोगों का डिसाइड किया तुम्हारी कोऑर्डिनेटर ने, एडवाइजर्स ने. ठीक है, तो स्केड्यूल तुम लोगों से शेयर हो गया होगा. वो जिस टाइम पे होगा उसी टाइम पे तुम लोगों का टेस्ट होगा. उस दिन क्लास भी है और टेस्ट भी है, दोनों चीजें. आई थिंक टेस्ट इज फ्रॉम 7 to 8 आई थिंक. तो दोबारा मैं टाइम टेबल एक दफा चेक कर लूंगी. मेरे ख्याल में वो उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो शेयर हो चुका हुआ है. अच्छा जी, अब जो है जी दूसरी तरह के जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ. फॉस्फोलिपिड ऐसे कंपाउंड लिपिड्स हैं जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है. फॉस्फोरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, जो हड्डियों को बड़ा मजबूत करता है, दांतों को बड़ा मजबूत करता है. तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड्स का मेन कंपोनेंट है जो कि उनको फॉस्फेट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जी जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो दो तरह के थे, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की आगे से तुम लोगों ने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? फॉस्फेटिडिक एसिड, लेसिथिन, सफेलिन्स और प्लाज्मेलोजिन्स, यानी कि 4 फर्दर उसकी सब टाइप्स हैं ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स की. दूसरी तरह के जो हमारे पास लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो हैं स्फिंगो फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, स्फिंगो फॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है ना उसका नाम है स्फिंगोसीन. याद रखते जाओ. फैट्स में जो टैग में अल्कोहल है वो है ग्लिसरोल. वैक्सीज में जो अल्कोहल है वो कोई और है, लेकिन ग्लिसरोल कभी नहीं हो सकता. ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल जो है वो है ग्लिसरोल, लेकिन जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल है ना वो ग्लिसरोल नहीं है, उसका नाम है स्फिंगोसीन. The chief sphingophospholipid in this class is sphingomyelin, which is present in the myelin. क्या कवरिंग होती है जो कि ब्रेन सेल्स को, नर्व सेल्स को बेसिकली बचाती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ. अगर ये डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाए या डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो विजन भी लॉस हो सकती है, मेमोरी भी लॉस हो सकती है, फेंट भी हो सकता है बंदा. ठीक है, कंफ्यूजन भी आ सकती है माइंड में, यानी कि इससे एक वैसे कंजेनिटल डिजीज भी होती है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस. सुना होगा शायद तुम लोगों ने, MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. दिस इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डिटोरिएशन ऑफ द माइलिन शीथ. अगर ये रप्चर या डैमेज होना स्टार्ट हो जाए इसको हम कहते हैं MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. Sphingomyelins contain the fatty acid sphingosine and phosphatidylcholine और phosphatidyl एंथैलोअमीन. जो स्फिंगोलिपिड्स है ना इसमें बाकी कंपोनेंट्स तो फॉस्फोलिपिड्स वाले ही हैं, लेकिन एक तो अल्कोहल इसमें स्फिंगोसिन है. ठीक है, दूसरा अल्कोहल के साथ इसमें फैटी एसिड भी प्रेजेंट है और साथ में फॉस्फोराइल कोलिन जो हमने नाइट्रोजन बेसिस की बात की थी, एंथैलोमीन और कोलिन, वो भी इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. अच्छा जी, ये अब इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि फैटी एसिड और उसके साथ जब स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स का जो अल्कोहल स्फिंगोसिन,
जब वो कंबाइन करता है तो इन दोनों टर्म्स को हम कहते हैं सेरामाइड। क्या कहते हैं? सेरामाइड। व्हेनेवर फैटी एसिड एंड स्फिंगोसिन अल्कोहल कंबाइन इट फॉर्म्स अ सेरामाइड। अब जी स्फिंगोसिन स्फिंगोसिन पढ़ के हम जल्दी से 10 मिनट की ब्रेक करते हैं क्योंकि मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी हुई। 5 बजे से आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू गेट ऑनलाइन बट आई थिंक ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई कुडंट बी एबल टू ऑनलाइन। तो उसी चक्कर में ना नमाज भी मेरी रह गई है। तो हम ये स्विंगोसिन के बाद 5 मिनट की जल्दी से ब्रेक करूंगी मैं कि बस असर की नमाज जितनी। तो जल्द से हम पढ़ लेते हैं। स्विंगोसिन एज एन अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग 18 कार्बन अल्कोहल है। स्फिंगोसिन फैटी एसिड कॉम्बिनेशन को हम सेरामाइड कह रहे हैं। और स्फिंगोमाइलिन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन ब्रेन एंड नर्व टिश्यू एंड इन स्मॉलर अमाउंट्स इन ब्लड। ठीक है, तो ब्रेन में ज्यादा पाया जाता है, ब्लड में कम पाया जाता है। तो स्टे देयर, आई एम कमिंग बैक इन 5 मिनट्स। तो सिर्फ असर प्रेयर की ब्रेक, ठीक है, ये जल्दी से आई एम कमिंग बैक।
जी तो क्लास वी आर बैक. I hope you're also here. G, after a break, we are back. So get back also. You guys also get back to your lectures. आई थिंक कि जो हमारे वेबिनार्स हैं एटलीस्ट ना पढ़ने से तो कम से कम या कुछ ना करने से तो दे आर बेटर. I know okay, they cannot be the alternative or the live face-to-face classes. They can never be the alternative, but at least we are learning. At least we are continue towards the learning process. थोड़ा हमारा लर्निंग का प्रोसेस तो कंटिन्यू है, कुछ ना कुछ तो हम बेसिकली इस पे कर ही रहे हैं. तो अगर ये तुम लोगों को मेरी लेक्चर के बाद जो है ना दोबारा अगर इस एक दिन में उसी दिन अगर तुम फॉलो अप स्टडी करते हो ना तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू बिकॉज वो समझ आने के चांसेस ज्यादा हैं तुम लोगों को. बट इफ यू जस्ट कांट ओपन द बुक्स फॉर अ वीक और लाइक एज वी हैव ओनली वन क्लास पर वीक और लाइक जैसे ईद वेकेशंस हैं इसके बाद से अगर तुम लोगों ने पहले की क्लास हुई हुई और कुछ नहीं पढ़ा तो यू विल बेटर फॉरगेट. तो फिर तो डेफिनेटली जो है ना वो भूलना मतलब कि बनता ही बनता है अगर स्टडी नहीं साथ में कर रहे. तो डू नॉट थिंक के अच्छा जी अभी क्लास नमाज पढ़ रही है जी, ये कैसे पता चल गया आलिया तुम्हें इकट्ठे बैठे हुए कहीं? तो जी नमाज पढ़ लो जल्दी से बिकॉज 7 बजे तक क्लास का टाइम है और उसके बाद फिर मगरिब भी हो जाती है. तो दैट्स व्हाई आई फील के जो है ना ब्रेक कर लेनी चाहिए. तो ऐसा है कि वेबिनार की जो क्लासेस हैं दे आर द गुड अल्टरनेटिव्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोरोना. उसमें एक अल्टरनेटिव तो अच्छा है कि चलो आप ऑनलाइन जैसे हम लाइव अगर क्लासेस कॉलेज नहीं आ रहे तो घर से हम ये स्टडी कर लें. बट द थिंग इज कि अगर इसमें तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो फिर फायदा कोई नहीं है मेरे यहाँ बोलने का. उसमें अगर घर जाके नहीं देखते ठीक है तो फिर नो डाउट कि ये हमने रिवीजन दोबारा करनी है कि जब हमारी लाइव क्लासेस होंगी वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स बिकॉज आई नो कि लाइव टू लाइव क्लासेस जो हैं फेस टू फेस क्लासेस द फार बेटर. और उसमें लर्निंग का जो है वो जो समझ लो कि ग्राफ काफ़ी ऊपर होता है एज कम्पेयर टू ये जो वेबिनार है. तो जी नमाज पढ़ ले क्लास तो हम लोग जो है ना दोबारा अपने लिपिड्स के चैप्टर पे आएँ और ग्लाइकोलिपिड्स को स्टडी करें ठीक है क्योंकि ये भी जो है ना तुम लोगों का चैप्टर में अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं. आई थिंक द लेक्चर विल मूव टूवर्ड्स द इवन जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना नेक्स्ट वेडनेसडे तब तक ये जाएगा. इसमें 4-5 टॉपिक जो है ना अभी वो रहते हैं. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. आई मस्ट टेल यू that lipid is one of the important topic of the biochemistry. Don't take it easy और मत समझो ये कि कोरोना की वजह से पता नहीं फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम होने हैं कि नहीं होने. तुम लोग एग्जाम्स में बहुत बड़ा टाइम है अभी. तो आई होप कि थिंग्स विल बी बेटर टिल दैट टाइम. हाँ नहीं देखो कॉलेज आलिया कॉलेज तो ओपन करने को कोई मसला नहीं है बट थिंग इज के जो वायरस जो फैलने के चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. इफ़ वी like open the schools and colleges and universities then the chances of getting this viral infection और जो इसमें क्योंकि तुम लोगों को पता है कितना ये ज़्यादा कंटेजियस है और फैल सकता है बहुत इजीली. अगर आपने एक डोर को ही टच किया उसी को दूसरे बंदे ने आके टच कर लिया है तो फिर फैल गया ठीक है ना. अगर क्लास में जैसे अगर आप डाइस पे या चीज़ों को जैसे हम टच करते हैं ग्लास को ही अगर किसी को टच कर दिया है बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके जो स्प्रेड होने के चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है मोर देन 100%. तो दैट्स वाई इट इज़ सीरियसली इट इज़ नॉट सेफ एट दिस टाइम टू ओपन द स्कूल और कॉलेज और द यूनिवर्सिटीज़. एंड आई थिंक ये पूरा साल मुझे तो लगता है कि दिसंबर तक जो स्कूल्स हैं ना वो ना खुलेंगे और ना खुलने चाहिए बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप आवर किड्स बिकॉज प्ले ग्रुप का जो बच्चा है जो 1 का है जो 2 का है इवन जो 4 और 5 के बच्चे हैं सीरियसली डोंट नो हाउ कैन वी प्रिवेंट इट. हम तो चलो फिर भी बाहर निकलते हैं तो वी आर अवेयर ऑफ द प्रिकॉशंस और द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द कोरोना वायरस. वी आर अवेयर. लेकिन जो बच्चे हैं वो तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता वो तो सेफ ही नहीं है वो तो घर लाजमी लाएंगे. तो ये जो पूरा साल है दिसंबर तक स्कूल्स कैनॉट बी ओपन कैनॉट गेट ओपन के जो
प्राइमरी स्कूल्स हैं कम से कम वो तो नहीं खोल सकते, जो हाँ जो सेकेंडरी जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज हैं दे कैन बी ओपन विद प्रिकॉशनरी मेजर्स, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ schools वगैरह open हो रहे हैं. But if you look on the videos which have been provided on the YouTube, I once saw a video recently कि जिसमें स्कूल ओपन किया है, लेकिन वो एक एक बच्चे पे एंट्रेंस पे 10-10 15-15 मिनट लगा रहे हैं कि उसके जूतों को स्कैन और वो सैनिटाइज कर रहे हैं, उसको बैग को कर रहे हैं डिसइंफेक्ट, उसकी बॉडी को कर रहे हैं डिसइंफेक्ट, उसके कपड़ों को कर रहे हैं डिसइंफेक्ट. ठीक है, तो वो एक एक बच्चे पे जो है ना 10-10 15 मिनट लगा के उसको एंटर कर रहे हैं. तो ये सिस्टम जो है और उनके पास जो सेफ्टी मेजर्स वो फॉलो कर रहे हैं और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो इधर कोई भी नहीं करेगा. कौन इतने सैनिटाइजर्स जो है ना वो करेगा और डिसइंफेक्टेंट्स इतने एक स्कूल लेके आएगा. तो ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है. क्योंकि तुम लोग तो जाहिर है आप हॉस्पिटल्स में हो, तो यू माइट बेटर टेल मी कि क्या सिचुएशंस हैं. तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो बहुत टफ है और बहुत मुश्किल है. कॉलेज तो शायद हम लोगों का तो शायद ओपन हो जाए, लेकिन ये है कि उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे स्प्रेड होने के. कौन देखो तुम मार्केट्स में देखो, मैं बाहर रोड्स पे देख रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे लॉकडाउन है. देयर इज नो लॉकडाउन इन पाकिस्तान. All the shops are open. People are like wandering in the markets, in the bazaars. और किसी दुकानदार ने कोई SOPs नहीं फॉलो की हुई. बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने कुछ नहीं SOPs फॉलो किए हुई. कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पे वो 10 को भी गुजार रहे हैं. इवन हाइपर स्टार जो सुपर मार्केट है यहाँ पे भी once I used to go, और उसमें भी इतना रश और लोग बच्चों को लेके आए हैं. I was amazed, I was surprised. हमने तो उस दिन से अपने बच्चों को निकाला ही नहीं है बाहर, और लोग जो हैं वो बेसिकली द कमिंग विद द फैमिलीज आर कमिंग बेसिकली टू शॉप फॉर द ग्रोसरीज. तो ये लोग नहीं सुधर सकते. पाकिस्तानी कौम का कोई हाल नहीं है. हम लिपिड्स पे वापस आ जाए तो ज्यादा बेहतर दुआ करें कि अल्लाह जो है ना वो हमें सेफ रखे. और स्पेशली तुम जो फोर फ्रंट्स पे तुम लोग जो नर्सेज हो, दो आर प्लेइंग द ग्रेट रोल, बिकॉज ये तो डर से ही बंदा जो है ना इतना पैनिक जितना हुआ है कि कोई भी पेशेंट आ रहा है तो आपको कैसे, आपको पता ही नहीं होता कि वो कोरोना का पेशेंट है. लोग इतना महंगा टेस्ट है 8-9 हज़ार का, लोग करवा ही नहीं रहे. तो मतलब कि हेड्स ऑफ टू यू गाइस कि इस टाइम पे तुम लोग अपनी ड्यूटीज दे रहे हो. लाइक हम लोगों को तो जो है ना देना पड़े तो हम लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि जी नहीं नहीं जी हम तो फैमिलीज हैं हमारी, हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में. मतलब हॉस्पिटल की जो ड्यूटीज हैं दे वेरी टफ. आजकल में तो बिल्कुल जो है ना वो पहले भी थी, लेकिन आजकल में तो सिंपली जो है ना दे आर वेरी टफ. एनीवेज, कमिंग टुवर्ड्स द ग्लाइकोलिपिड्स, जिसको हम सेरेब्रोसाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, ये आप कंपाउंड लिपिड्स की टाइप है. कंपाउंड लिपिड्स जो हमने पढ़े हैं ना वो हमने पढ़े हैं जी कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड्स, और दूसरी तरह का जो हमारा जो कंपाउंड वो आगे से फॉस्फोलिपिड्स की टाइप्स थी, याद रख लो. कंपाउंड लिपिड्स हमने पढ़े हैं फॉस्फोलिपिड्स, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हैं ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, जिसको हम सेरेब्रोसाइट्स भी कहते हैं. दीज कंपाउंड लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स आर द सेरामाइड शुगर्स. ठीक है, सेरामाइड का मतलब यहाँ पे भी आएगा, इसका मतलब है फैटी एसिड और स्विंगोसिन. ऊपर हमने पढ़ा है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड स्विंगोसिन इज कॉल्ड एज द सेरामाइड. अब ये जो है ग्लाइकोलिपिड में भी जो है ना सेरामाइड एक प्रेजेंट है, और दूसरा कोई भी हेक्सोस शुगर प्रेजेंट है. हेक्सोस शुगर यानी कि ग्लूकोज हो सकती है जिसमें 6 कार्बन हो, हेक्सो मीन 6, या ग्लैक्टोज है जैसे. ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड्स में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो सेरामाइड यानी कि फैटी एसिड, और साथ में दूसरी चीज कौन सी है, स्फिंगोसिन अल्कोहल. और साथ में जी इसमें तीसरी चीज यानी कि सेरामाइड तो दो चीजें हो गई ना, उसके कॉम्बिनेशन को हम कह रहे हैं सेरामाइड, और तीसरी चीज इसमें है हेक्सोस शुगर यानी कि ग्लूकोज या ग्लैक्टोज. They are present mostly in the white matter of the brain and in the myelin sheath. Myelin sheath में और white matter of brain में present है. Various types of glycolipids differ from each other by the type of the fatty acid present in them. But the cerebronic acid, a 24 carbon fatty acid, is common. अब जो है ना बॉडी में डिफरेंट तरह के ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना वो प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि किसी में देखो फैटी एसिड्स के डिफरेंट फैटी एसिड्स है ना हमारे पास, कोई सैचुरेटेड है कोई अनसैचुरेटेड है. लेकिन एक जो है ना फैटी एसिड 24 कार्बन सेरेब्रोनिक एसिड,
वो इन सब ग्लाइकोलिपिड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक फैटी एसिड ये प्रेजेंट होगा और बाकी फैटी एसिड्स 2-3 और भी हो सकते हैं कोई, ठीक है। तो जी ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं इसमें शुगर भी साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लाइको मीन्स शुगर और लिपिड्स मीन्स लिपिड्स, ठीक है। तो ऐसे लिपिड्स जिसमें साथ में शुगर भी प्रेजेंट है। और अल्कोहल इनमें कौन सा है? अल्कोहल इनमें है स्फिंगोसिन, क्योंकि सेरामाइड का जब लफ्ज आ गया है तो इसका मतलब है अल्कोहल इज स्फिंगोसिन। हाय नुदरत, तुम्हारा भी भरा जो है ना वो 1 महीने की सैलरी तुम लोगों को मिल रही है ना हेल्थ केयर वालों को। मेरे ख्याल में एक स्पेशल कोई रिस्क अलाउंस वगैरह भी तुम लोगों को देना चाहिए, पता नहीं मिल रहा है कि नहीं तुम लोगों को। अच्छा जी अक्सा, तुम क्या है जी कि कोरोना सस्पेक्टेड एंड बिकम, अच्छा रियली क्लास फेलोज तुम लोग की हैं ऐसी? तुम लोग में किसी को हुआ है सस्पेक्टेड? किसी ने टेस्ट करवाया है? कोई कोविड-19 पॉजिटिव आया है? अगर आया भी है तो मेरे ख्याल में उसमें पैनिक डरने की बजाय जो है ना उसमें एहतियात बंदा कर ले तो इंशाल्लाह। देखो हम सबको पता है कि 90% जो है ना ये ठीक हो रहा है और हो भी सकता है, ठीक है। 90% केसेस में ठीक हो रहा है, हो भी सकता है, बट जिसको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं कोई, मैंने बहुत से ऐसे लोग सुने हैं, देखा तो नहीं है, लेकिन ये है कि उन लोगों को जैसे शुक्र है कि फैमिली में सब सेफ हैं, लेकिन ये है कि दूर दूर के कुछ सुने हैं कि जिनको हुआ था और वो ठीक हो गए हैं। टीवी में भी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि कुछ किसी मिनिस्टर को हुआ है, किसी एमएनए एमपी को हुआ है, एंड दे आर बेसिकली बेटर विद इन 10 days 14 days 15 days। तो क्या तुम लोगों में किसी किसी को हुआ है जिसको? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारी हैं। तो सस्पेक्टेड हैं कि उनके टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं? मेरा मतलब है कि टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं कि सिर्फ सस्पेक्टेड हैं? क्योंकि नर्सिंग देखो ऐसी फील्ड है ना कि इसमें आप, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग का बड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम है कि स्क्रीनिंग ही नहीं हो रही, अभी तक इनसे टेस्ट ही नहीं हो रहे, और ये बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि रैंडम ये टेस्टिंग वगैरह करवाएं। मेरा ख्याल है कि अभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जिनको शायद हुआ हो एंड दे आर अनअवेयर। देखो अगर किसी को गला ख़राब है, किसी को फीवर है, कोई जाता ही नहीं है कोरोना का टेस्ट करवाने, वो यही समझते हैं आम खांसी है, आम बुखार है, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो, और समटाइम्स वो खुद भी ठीक हो रहा है। मैं कहती हूँ 50% केसेस में बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के खुद ही ठीक हो रहा है। इसी वजह से हमारा जो कोरोना का नंबर है ना वो अभी तक बहुत कम जा रहा है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड जो नंबर्स हैं। दिस इज द रीजन कि हमारे में तो यहाँ पे लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। सुमैया गुलल्ला सीनियर पोस्ट आर एन क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट एमयू में। अच्छा कौन है सीनियर में? क्योंकि सीनियर की सारी क्लास को तो मैं जानती हूँ, नाम पता है उसका? अक्सा, तुम लोग की सीनियर जो पोस्ट आर एन सादिया वाली क्लास जो थी मेरे ख्याल में। अच्छा नहीं, तुम लोग की जो सीनियर थी वो थी फौजिया वाली क्लास। फौजिया है उसमें, इरम है, आयशा है उसमें जो है जी, काफ़ी उसमें तो स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा, फौजिया का हुआ है जो सीआर थी क्लास की। एक तो फौजिया थी ना जो सीआर थी, और इसके अलावा फौजिया उसमें और भी थी उस क्लास में। चलो यार, आई प्रे कि सब जो है ना महफूज रहें, इससे सेव रहें, क्योंकि देखो बहुत ही सिचुएशन जो है ना वो हुई हुई है क्रिटिकल सी ना, हर जगह ही जो है ना इसकी वजह से जो है ना इस लॉकडाउन से हम लोग तो चलो फिर भी देखो जो अपनी जॉब्स हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ द पीपल के जो जॉब्स पे थे और उनको निकाल दिया गया है ड्यू टू कोरोना। शॉपकीपर्स जैसे दुकानें बंद हैं, मतलब कि डेफिनेटली मुश्किल सभी लोगों को हो रही है इसमें। तो वी आर प्रेइंग, लेकिन जब तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं करेंगे ना ये रुकेगा नहीं, ये हमारे साथ ही रहेगा। और अभी तक तो मुझे लग रहा है कि चिल दिसंबर जो है ना इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जो है ना वो बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो जी एनीवेज जी, ये हम लेक्चर की तरफ ज़रा आ जाएं, क्योंकि कोरोना से अब हम ज़रा निकल आए। गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है, जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। एक हमारे पास हैं जी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एक हमारे पास हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और एक हैं गैंग्लियोसाइड्स। दीज कंपाउंड लिपिड्स गैंग्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सेरामाइड, ठीक है। सेरामाइड का लफ्ज जहां पे आएगा याद रखना है कि इसका मतलब है फैटी एसिड और प्लस स्विंगोसिन अल्कोहल। इसके भी साथ में शुगर भी प्रेजेंट होती है, ग्लैक्टोज या ग्लूकोज, लेकिन इसमें एक ना चौथी चीज भी प्रेजेंट है, सेरामाइड हो गया, जिसका मतलब दो चीजें हैं, फैटी एसिड और
अल्कोहल स्विंगोसिन, तीसरी चीज ग्लैक्टोज या ग्लूकोज, और चौथी चीज एन एसिटाइल न्यूरोमैनिक एसिड। ठीक है, ये जो हमने शुगर एसिड्स, अगर किसी को याद होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था ग्लूकोयूरोनिक एसिड, अगर याद है तो ये वही शुगर एसिड्स हैं। एन एसिटाइल न्यूरोमैनिक एसिड या एन एसिटाइल हेक्सोसामीन अमाइनो शुगर जो थी वो भी गैंग्लियोसाइड में प्रेजेंट है। ये ब्रेन में, स्प्लीन में, रेड ब्लड सेल्स में, नर्व सेल में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो गैंग्लियोसाइड्स जो है जी वो अच्छा जी, नया फरहीन वाली क्लास में, अच्छा कोरोना आईसीयू में है, ओए होए होए, ये तो बड़ी बैड न्यूज मुझे सुनाई है। अच्छा सिया नहीं, एक और फौजिया भी थी, हाँ बिल्कुल, एक फौजिया थी उस क्लास में जिसकी ना उसका मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा उसके, मुझे ये याद है कि मेरे ख्याल में उस क्लास में फौजिया थी कि जिसके ना अभी जो हमारे, मेरे ख्याल में कॉलेज के एग्जाम्स हुए थे, हाँ मेरे ख्याल में कॉलेज के जब एग्जाम्स हुए हैं ना, तो उसके भाई की शादी थी मुझे याद है, तो उसने वाइवा वगैरह जो है ना वो नहीं, शायद मुझे लेट दिया था मेरे ख्याल में, शायद टाइम पे नहीं दिया था, या मेरे ख्याल में एक फौजिया थी जो फौजिया अल्लाह बख्श, आई थिंक द नेम वाज फौजिया अल्लाह बख्श, आई थिंक। सीआर का तो मुझे पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सोबिया और फौजिया जो दो बहनें थी, ठीक ठीक ठीक, सोबिया का तो मुझे बिल्कुल शक्ल याद आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, सही। चलो यार, अल्लाह करे कि वो ठीक हो। ठीक ठीक ठीक, अच्छा वो फौजिया अल्लाह बख्श होगी उस क्लास में, ज़रा और भी ना थी, एक तो फौजिया अल्लाह बख्श में, एक फौजिया और भी शायद होगी। चलो यार जो भी है, लेकिन ये है कि मतलब यू गाइस आर सो यंग, और यंग क्या, मेरे ख्याल में कोई भी बंदा जब घर वालों के लिए, तो चाहे वो 60-70 प्लस भी हो, तो बहुत ज़्यादा फील होता है जब जाए दुनिया से। हम तो जो है ना, मैं खुद सब फैमिली मेम्बर्स को अपने भी यही कहती रहती हूँ, जैसे डैडी भाई, बिकॉज जैसे रमज़ान था तो समहाउ जैसे लास्ट जुम्मा था तो दे वेंट फॉर जुम्मा प्रेयर, तो आई आस्क के मतलब कि थोड़ा हम कर लें, मतलब कि अल्लाह को भी पता है, बट तुम पता है कि जो लोग रेगुलरली जाने वाले मस्जिद, तो वो फिर इतना नहीं भी सुनते कि आखिरी जुम्मा है वो भी ना मस्जिद में पढ़ें, तो एहतियात हम करेंगे, हम किसी से नहीं मिलेंगे, जैसे ईद की नमाज में भी आप सब गए हैं जाहिर है, तो वो लेकिन ये है कि शुक्र है कि सब सेफ हैं, सब जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स अपना रहे हैं, निकलते भी हैं घर से, तो ये है कि थोड़ा ख्याल करते हैं। बट मैं तो ये कह रही हूँ कि बिला वजह निकले ही ना, लेकिन तुम लोगों की तो फील्ड ऐसी है ना कि तुम लोग तो बिल्कुल खुद और स्टेज पे हो, वहां पे खड़े हो कि जहाँ पे जो है ना कोरोना खुद चल के आ रहा है, और तुम लोग उससे जो है ना वो स्टेप बैक नहीं हो सकते, तुम लोग का प्रोफेशन ऐसा है बेसिकली, तो उसमें लेकिन आई आई प्रे कि तुम सब सेफ रहो और प्रिवेंटिव मेजर्स लो। मुझे पता है कि इस टाइम में बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि तुम लोगों को छुट्टियों का भी कोई सीन नहीं होगा, लेकिन ये है कि अपनी सेफ्टी किट्स वगैरह के बगैर प्लीज नेवर एवर ट्राई टू गो टू हॉस्पिटल, चाहे तुम लोगों को पर्सनली क्यों ना खरीदनी पड़े, अपने पैसों से खरीद लो, लेकिन जो है ना अपनी सेफ्टी किट्स लाजमी, और बिल्कुल अपने जो है ना वो पास सैनिटाइजर्स हर वक्त अपने पास रखो, डिसइंफेक्टेंट्स एक स्प्रे बॉटल में बना के रख लो, खुद पे पूरा स्प्रे करो, जो भी है जैसे भी है, लेकिन इस टाइम पे ये है कि हमने जो है ना बचना है इससे, इस वायरस से। लो जी, सल्फोलिपिड्स कर लें इंशाल्लाह, तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जल्दी से। सल्फोलिपिड्स देखो तुम लोगों को नाम से पता चल गया कि इसमें अब जो है ना सल्फेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। दीज कंपाउंड लिपिड्स, सल्फोलिपिड्स आर द कंपोज ऑफ सेरामाइड, ग्लैक्टोज प्लस सल्फेट। अब इसमें सेरामाइड भी है, शुगर भी है, और साथ में सल्फेट भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम है सल्फोलिपिड्स। दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड ऑल्सो इन अदर टिश्यूज, ठीक है जी। तो ये जो लिपोप्रोटीन्स है ना, ये हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट में ना, लिपोप्रोटीन, और ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को ना फिनिश कर लें, लिपिड्स वाले चैप्टर को। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को अनाउंसमेंट कर दी है कि प्रोटीन्स का टेस्ट जो अपकमिंग मंडे आएगा,
उस दिन तुम लोगों का है। और जो है ना शालीमार लर्निंग पोर्टल पे फिर वो अवेलेबल होगा, जिस भी टाइम पे है वो उस टाइम पे जो है ना, जैसे 7 से 8 का टाइम मेरे ख्याल में तुम लोगों का रखा हुआ है टेस्ट का, तो उस टाइम पे वो अवेलेबल होगा, और वो फिर उतने ही टाइम के लिए, जितना टाइम उसका सेट किया हुआ है उतने टाइम के लिए अवेलेबल होगा। तो मेक श्योर कि उस टाइम पे तुम लोग ऑनलाइन हो और अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो जी आज के लेक्चर में अब समझ आई है नहीं आई, वो मुझे थोड़ा सा जरा बता दो जो चीजें नहीं आई, ताकि हम वो नेक्स्ट टाइम कर लें। लेकिन ये है कि 1 दफा 2 दफा 3 दफा कम से कम इसको रीड करो, फिर ही पता चलेगा कि हाँ ये वाली चीज हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो इसकी कम से कम रीडिंग एटलीस्ट करो। अभी ये तो हम बहुत स्पीड में भी नहीं जा रहे, आहिस्ता आहिस्ता ही कर रहे हैं। तो हम तुम लोगों को चाहिए कि साथ साथ जो है इसको जो है ना वो इस पर वर्किंग भी करो, और इनको लर्निंग भी तुम लोगों की जो है ना वो रहे, फिर ही फायदा होगा। अगर साथ में अगर तुम लोग साइड बाय साइड जो है अगर इसको कवर नहीं करोगे तो फिर इट विल बी यूजलेस। तो जाके जो है ना आज, अब नहीं कल सुबह तुम लोग लेक्चर देख लो, वीकेंड्स पे देख लो, ठीक है। तो ट्राई टू गेट द टाइम फॉर रिवीजन ऑफ योर लेक्चर्स, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 2-3 पेजेस हम 4-5 पेजेस कर रहे हैं, आई नो तुम लोग की ड्यूटीज भी हैं, बट द टाइम टेबल जो टेस्ट का है ना और जो तुम लोग की क्लासेस का है, दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिजाइंड बाय योर कोऑर्डिनेटर मैम जुबैदा। टाइम टेबल भी उन्होंने बनाया है। तो ट्राई टू डिस्कस योर एनी टाइम स्केड्यूल रिलेटिंग प्रॉब्लम्स विद योर टीचर, ठीक है। तो वो टीचर के साथ रखो कि हाँ क्लास के टाइम में रख लें, या जो भी है जिस तरह फिर वो मुनासिब समझें, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइम टेबल सेट करना एडवाइजर और कोऑर्डिनेटर्स का काम है, ठीक है। तो दैट इज नॉट मेड बाय मी ना, मैंने ना बनाया है, और ना ही उसमें मैं कोई चेंजेस भी नहीं कर सकती, कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकती। तो हमारे पास भी जो है ना वो उसकी कॉपी वगैरह शेयर होके आ जाती है कि ये टाइम है, इस टाइम पे आपने टेस्ट वगैरह रखना है, ठीक है। जो टाइम सेट करना है तो ये आपका मैडम ने करना है, ठीक है। तो आप मैडम से बात करें अगर कोई इशू है, अगर कोई रेली वाला कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी तुम लोग का पहला टेस्ट होगा ना, तो वो होगा प्रोटीन्स का, और वो एमसीक्यू वाला सिर्फ होगा, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी एससीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी बिल्कुल फर्स्ट टेस्ट है, और ये थोड़ा अगर ओवरव्यू पूरा करोगे, हमारा पूरा हफ्ता है प्रोटीन के चैप्टर को उसी में से होगा, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी नहीं है, अभी सिंपल होंगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। सिर्फ वो इस वजह से कि तुम लोगों को समझ लो मोराल को हाई करने के लिए, मोटिवेशन के लिए। लेकिन इस इजी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अब पढ़ना नहीं है। इजी भी वही कर सकता है जिसने उसमें पढ़ा हो, क्योंकि आना तो उसी चैप्टर में से है ना, प्रोटीन के चैप्टर में से। तो प्रोटीन के चैप्टर में से होगा, एमसीक्यू सिर्फ होंगे, ठीक है। हो सकता है 20 MCQs हो, 20 मिनट्स का टेस्ट हो, ठीक है। तो जी आप लोगों ने तैयारी अच्छी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है प्रोटीन्स का। इंशाल्लाह फिर हम जैसे जैसे जो जो चैप्टर करते जाएंगे ना, जैसे लिपिड्स का खत्म होगा तो फिर हम लिपिड्स का टेस्ट रख लेंगे, जो भी हम चैप्टर करते जाएंगे उसका फिर हम टेस्ट रखते जाएंगे। तो अभी हमारा प्रोटीन्स का टेस्ट है, फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का रखते हैं या हम कौन सा टेस्ट रखते हैं। तो ये तुम लोगों ने तो अभी फिलहाल जो है ना अच्छी तरह तैयार करना है इस लेक्चर को। तो एससीक्यूज वगैरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो रखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि जी क्योंकि अभी हमारे जो है ना चैप्टर्स अभी पेंडिंग है, लिपिड्स के बाद हम एंजाइम्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फिर हार्मोन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो चाहे वेबिनार है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि कुछ ना कुछ तो कवर हो रहा है। तो जी कोई और कोई सवाल अगर तुम लोगों ने करना है तो फिर हम जो है ना वो वाइंड अप करें, ताकि अपने लेक्चर को जी अटेंडेंस तुम लोग जो है जी पोस्ट RN सब जो है वो अपनी अटेंडेंस वगैरह जो है ना वो शेयर कर दो, ताकि जो है ना प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट जो है ना हमने इसमें लिपोप्रोटीन्स वगैरह करनी है, ठीक है जी, जो हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है, बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रोटीन्स हेल्प कर रही हैं, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स। अब इसमें भी जो है ना दो चीजें हैं, देखो एक लिपिड और एक प्रोटीन्स। तो इंशाल्लाह ये हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे लिपोप्रोटीन्स वगैरह। अगर इसको तुम लोग स्टडी कर रहा हो बिफोर द लेक्चर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जो हमारे टॉपिक्स इसमें कोलेस्ट्रॉल रह गया, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिपिड इन आवर बॉडी। इसके अलावा जी इसमें रह गए हमारे जो डिराइव लिपिड्स वगैरह हैं, यानी कि जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स वगैरह हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल एसिड्स हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लिपिड, दे आर द डिराइव्ड लिपिड्स बेसिकली। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको इंशाल्लाह जो है ना वो कवर कर लेंगे काफ़ी हद तक। So these will be that will be the basically topics which will be covered in the next Wednesday lecture. तो अभी जो है तुम लोग जो है if there are any questions or questions are more welcome, ठीक है। और as far as protein test is concerned तो प्लीज उसमें अमाइनो एसिड्स पे एम्फोसाइज लाजमी करना है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो हमने पढ़े थे, एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, पोलर नॉन पोलर, इसके अलावा असेंशियल नॉन असेंशियल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स प्लस प्रोटीन्स की जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरली स्ट्रक्चर था। इसके अलावा जी प्रोटीन्स की जो क्लासिफिकेशन थी सॉलिबिलिटी की बेस पे, साइज एंड शेप की बेस पे, फंक्शन की बेस पे, इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स थी, तो ये सारा जो है ना हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स का जो हमारा टेस्ट है, सो ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन आवर कमिंग जो हमारा टेस्ट है ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो इट माइट बी ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है, या मैक्सिमम 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। That is about the test and it will comprise only of the MCQs this time, but for the next time it may include your SCQs and some long questions. Long questions तो काम ही आते हैं, लेकिन ये है कि SCQs can be the part of the test for the next time. By the time initial तुम लोग का टेस्ट है और जिसकी डेफिनेटली ग्रेडिंग भी होगी, वो काउंट भी होगी, ठीक है। तो इस वजह से ट्राई टू प्रिपेयर इट एट योर बेस्ट लेवल, ताकि हम जो है ना वो बेस्ट लेवल पे तुम लोग इसको प्रिपेयर करो अपने टेस्ट को, ताकि तुम लोग की ग्रेडिंग वगैरह अच्छी हो। क्योंकि टेस्ट के बगैर आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइस टू स्टडी। टेस्ट के बगैर जो है ना स्टूडेंट्स अक्सर ये है कि वो फिर पढ़ ही नहीं रही होती, तैयारी हो ही नहीं रही होती। तो टेस्ट आर मैंडेटरी बेसिकली ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम हो सकता है कि लिपिड्स के चैप्टर का जो टेस्ट है वो हम हाफ हाफ में कर लें, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स ये है कि इंशाल्लाह ये तुम लोग अभी फुल दो टेस्ट एंड देन वी विल डिसाइड जो भी हमारा नेक्स्ट जो है ना वो स्केड्यूल होगा। तो जी आज के लिए जो है ना जी वो इतना ही है। और नेक्स्ट हमारा जो है ना फिर टॉपिक वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है जो हम, और लिपोप्रोटीन्स वगैरह है जो कि हम इंशाल्लाह काइलोमाइक्रोन्स वगैरह जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ देयर एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम, क्योंकि हमारे पास टाइम है और कोई क्वेश्चन है चैप्टर इससे रिलेटेड तो जो है ना वो तुम लोग कर सकते हो। Is there any questions? जो लोग आज प्रेजेंट नहीं भी हैं उनसे भी तुम लोग कन्वे कर दो, ठीक है। प्रोटीन फुल चैप्टर टेस्ट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। सब जो है इसको कन्वे कर दो कि मे बी जो आज इन्होंने क्लास नहीं ली वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना ये ना कह सकेंगे वी वर नॉट लाइक अवेयर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो ताकि तुम लोग उनको भी कन्वे कर दो ताकि सब जो है ना वो तैयारी कर सकें। तो दैट इज वाई अब ये तुम लोगों का काम है अपनी फ्रेंड्स को कन्वे करना, ठीक है। कि जो हमारा जो और CR जो है नीलम, इफ शी इज प्रेजेंट, तो नीलम सबको जो है ना ग्रुप में मैसेज कर दो इफ़ यू आर प्रेजेंट टुडे कि प्रोटीन्स का हमारा जो टेस्ट है वो है जी वेडनेसडे को, ठीक है। और ये शालीमार लर्निंग पोर्टल पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोगों को उस टाइम पे ऑनलाइन होके टेस्ट जो है ना वो अपना फिनिश करना है। और आई होप कि सब जो हैं इसमें प्रेजेंट होंगे टेस्ट के लिए, ठीक है जी नीलम, ये सबको कन्वे कर देना। और आज के लिए इतना ही वाइंड अप, ठीक है, कर रही हूँ मैं लेक्चर को। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे मुलाकात होती है, तो इसको भी हम टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्टे सेफ, ठीक है, और खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से।